अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 12 है। सो बेसिकली हम हार्मोन की सिंथेसिस कर रहे थे और सारे पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस हम डिस्कस कर चुके थे अब तक। और उसके अलावा हम लोगों ने जो है स्टेरॉयड हार्मोन की भी सिंथेसिस, हर स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस हमने कंप्लीट कर ली थी। देन हम लोग अमाइन, जो हमारे पास अमाइनो एसिड टायरोसिन से जो हार्मोन सिंथेसाइज हो रहे थे, मींस कि जिनका प्रिकर्सर जो है वो टायरोसिन अमाइनो एसिड्स था, उनकी सिंथेसिस हम कर चुके थे। तो उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डोपामीन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस कर चुके हैं। अब सिर्फ हमारे पास अमाइनो एसिड लाइक टायरोसिन अमाइनो एसिड का जो मींस कि दूसरा हार्मोन था जो कि हमारे पास टायरोसिन अमाइनो एसिड प्रिकर्सर से फॉर्म हो रहे हैं, उसमें हमारे पास थायराइड हार्मोन्स थे। लाइक जो थायराइड ग्लैंड से हमारे पास T4 एंड T3 थ्रू रिलीज हो रहा था, उसे हमने डिस्कस करना है कि वो किस तरीके से टायरोसिन के अमाइनो एसिड को यूज़ करता हुआ हमारे पास जो है वो T3 एंड T4 सिंथेसाइज होते हैं। तो सबसे पहले मैं एज यूजुअल आप लोगों को डायग्राम के थ्रू इजी पॉइंट्स में सारा कुछ बताऊंगी कि T3 एंड T4 हमारे पास जो है वो किस तरीके से थायराइड ग्लैंड से सिंथेसाइज हो रहे हैं, थायराइड ग्लैंड किस तरीके से उन्हें जो है वो सिंथेसाइज करके सक्रीट करता है। सो सबसे पहले हम लोग T3 एंड T4 की सिंथेसिस करेंगे थ्रू अ डायग्राम। देन उसके बाद हम लोग जो है मैं प्रॉपर डिस्कशन के थ्रू फिर आपको थ्योरी की तरफ जो है वो हम लोग आएंगे। सो एक आसान सी डायग्राम है, लाइक ये डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम है जो टोटली जिसमें हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। इन 8 स्टेप्स के थ्रू आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तरीके से T3 एंड T4 जो है वो सिंथेसाइज हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड से। बहुत ही आसान सी डायग्राम है, ठीक है। वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा इसकी सिंथेसिस है। लाइक थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन हम लोग इजीली जो है वो इस डायग्राम के थ्रू इसे कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, अब इस स्टेप में होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो मेन प्रिकर्सर आपको पता है टायरोसिन होता है, ठीक है। अब इस टायरोसिन से किस तरीके से हमारे पास जो है वो T3 एंड T4 सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है टायरोसिन्स। टायरोसिन्स मीन्स कि टायरोसिन मिलके हमारे पास थायरोग्लोबुलिन बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, जिसकी वजह से हमें T3 एंड T4 मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास मीन्स कि हमारे पास जो स्टेप्स आ रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि थायरोग्लोबुलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ टायरोसिन्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास थायरोग्लोबिन सिंथेसाइज हुआ जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक 70 के करीब जो है वो 70 अमाइनो एसिड टायरोसिन्स के होते हैं, ठीक है, नियर बाय 70। सबसे पहले ये हमारे पास थायरोग्लोबिन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या फिर गोल्जी अपरेटस, ठीक है, गोल्जी अपरेटस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में सबसे पहले ये सिंथेसाइज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सिक्रेटरी वेसिकल्स के साथ कॉपरेट करता है और फिर ये अपाइकल मेम्ब्रेन ऑफ द फॉलिकुलर ल्यूमेन, ये हमारे पास अपाइकल मेम्ब्रेन है फॉलिकुलर ल्यूमेन की, ये हमारे पास फॉलिकुलर ल्यूमेन होता है, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल है और ये हमारे पास ये एपिथेलियल सेल है, ठीक है। और ये हमारे पास ब्लड का बताया गया है आपको, ठीक है। तो फॉलिकुलर ल्यूमेन के अंदर हमारे पास अपाइकल मेम्ब्रेन। बेसिकली ये जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस हो रही होती है, ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी कि हमारे पास जो है वो थायराइड एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके अंदर हमारे पास ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। तो यहाँ पे अब देखो जो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स हैं। अब जो थायरोग्लोबिन है जो कि हमारे पास सिंथेसाइज कहाँ पे हुआ था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी अपरेटस से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो थायरोग्लोबिन सिंथेसाइज हो गया जिसके अंदर हमारे पास टायरोसिन के अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टायरोसिन यूज हुआ ना एज अ प्रिकर्सर। अब ये सेक्रेटरी वेसिकल्स के साथ कॉपरेट करेगा और फिर ये अक्रॉस दी अपाइकल मेम्ब्रेन, इस अपाइकल मेम्ब्रेन के थ्रू ये यहाँ से जो है वो एपिथेलियल फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब अक्रॉस दी मेम्ब्रेन ये फॉलिकुलर ल्यूमेन में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास TG आ गया जिसे हम लोग थायरोग्लोबुलिन कह रहे हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि सोडियम आयोडीन, ये हमारे पास पंप होता है, सोडियम आयोडीन पंप। इस पंप के थ्रू एक्टिवली जो है हमारे पास ब्लड से क्या आएगा, आयोडीन आएगा इनटू फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स में। ये आयोडीन हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आयोडीन हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये आयोडीन जो है, ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये आयोडीन जो है वो पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स की मदद से, ठीक है, ये
ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में। मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई हमारे पास किसकी, आयोडीन की, आयोडाइड में ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है, ये I2 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जब ही इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो गई, सो अब क्या होगा कि इसकी अब ऑर्गेनिफिकेशन होगी। ऑर्गेनिफिकेशन में क्या होगा कि ये आयोडीन जो है हमारे पास पर ऑक्सीडेज, यहाँ पे भी पर ऑक्सीडेज, देखो इन 3 स्टेप्स में पर ऑक्सीडेज एंजाइम से यूज़ होगा। अब क्या होगा कि जो हमारे पास आयोडीन का मॉलिक्यूल था, ठीक है, आयोडीन का मॉलिक्यूल था, अब वो पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिफिकेशन होगी। ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन में क्या होता है कि जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है वो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के मीन्स के आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है वो थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड हो जाता है, और ठीक है, इसे हम लोग ऑर्गेनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये है थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास आयोडीन अटैच्ड हो गया। तो अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि जो टायरोसिन है फर्स्टली वो आयोडाइज होगा और मोनो आयोडोटायरोसिन बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद डाई आयोडोटायरोसिन बनाएगा। ये हमारे पास उसी ऑर्गेनिफिकेशन वाले स्टेप में ये सारा प्रोसेस होगा, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन वाले 4 स्टेप में हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से अब क्या बन गया, मीन्स कि अब देखो थायरोग्लोबुलिन में टायरोसिन थे वो अटैच्ड हुआ आयोडीन के साथ, उसने पहले क्या बनाएगा, MIT, ठीक है, मोनो आयोडोटायरोसिन। ये क्यों बनेंगे, क्योंकि इन्हीं से फिर आगे चल के T3 एंड T4 बनेगा। और इसी तरीके से दूसरे में हमारे पास क्या बनेगा, डाई आयोडोटायरोसिन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कपलिंग का जो है वो स्टेप होगा। ठीक है, उसके बाद कपलिंग का हमारे पास जो है वो स्टेप होगा। अब उसमें क्या होगा, हमारे पास MIT और DIT थे, ठीक है, जो हमारे पास बन गए थे, इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास है 2 सेपरेट कपलिंग रिएक्शंस होंगे। पहला क्या होगा कि MIT सबसे पहले DIT के साथ मिलेगा, MIT DIT के साथ मिलेगा और T3 बना देगा, यहाँ पे T3 बनेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, MIT जो है वो MIT के साथ ही मिलेगा फिर MIT के साथ मिलके हमें क्या बना के देगा, T4 बना के। वो देखो यहाँ पे मैं इसमें डायग्राम में दिखा देती हूँ एक्चुअली, एक मिनट ये ऊपर करके मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अब कपलिंग वाले रिएक्शन में क्या होगा, कपलिंग ये देखो MIT बन गया एंड DIT बन गया। ठीक है, अब दोबारा से पर ऑक्सीडेज यहाँ पे एक्ट कर रहा है और ये कपलिंग का रिएक्शन होगा। इस कपलिंग के रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो है, जो हमने मोनो आयोडोटायरोसिन था वो हमारे पास जो है वो मोनो आयोडोटायरोसिन किसके साथ मिलेगा, DIT के साथ मिलेगा। ठीक है, मोनो आयोडोटायरोसिन हमारे पास डाई आयोडोटायरोसिन के साथ मिलके T4 जो है वो T3 बना देगा। इसी तरीके से डाई आयोडोटायरोसिन जो होगा, ठीक है, वो हमारे पास एक रिएक्शन में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ DIT मिलेंगे और वो हमारे पास क्या बना देंगे, T4 बना देंगे। तो T4 एंड T3 सिंथेसाइज हो जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे हमारे पास अ पोर्शन ऑफ MIT और DIT जो हमारे पास इस यहाँ पे कपल नहीं कर पाएगा, यहाँ पे उनके अटैचमेंट नहीं हो पाएगी, वो लेफ्ट ओवर जो होंगे वो हमारे पास सिंपली जो हमारे पास थायरोग्लोबिन है उसके साथ अटैच्ड ही रहेंगे। यहाँ पे MIT एंड DIT क्या है, देखो MIT एंड DIT मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ IDD में 4 स्टेप में बता दिया। क्या होता है कि टायरोसिन के साथ पहले टायरोसिन जो है पहले आयोडाइज होता है किसमें, मोनो आयोडोटायरोसिन में, और फिर हमारे पास डाई आयोडोटायरोसिन में। ठीक है, उसकी आयोनाइजेशन हो रही है। देन अब 6 स्टेप में क्या होगा, सिर्फ 6 स्टेप के अंदर सिंपली क्या होगा, एंडोसाइटोसिस होगी TG की। अब ये एंडोसाइटोसिस किस तरीके से होगी TG की, जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा। ठीक है, अब हमारे पास थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेटेड हुआ, अब क्या होगा, जो हमारे पास आयोडीनेटेड मीन्स के आयोडाइनेटेड हमारे पास T3 थे हैं, ये जो हमारे पास थे। ठीक है, अब इन्हें क्या होगा, जो कि T4 T3 और MIT था, जो कि थायरोग्लोबिन के साथ अटैच थे, ये फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल में इनकी क्या होगी, एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स में जाएंगे। किस तरीके से, ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है इसमें सीडोपोर्स जो होंगे क्या करेंगे, अपाइकल सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनगल्फ करेंगे एक पोर्शन ऑफ कोलाइड का। ठीक है, कोलाइड का पोर्शन उन्होंने इनगल्फ किया जिस तरीके से होता है, फिर वो सेल्स के अंदर गया और जैसे वो T3 में वो सेल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे देखो सेल के अंदर इस तरीके से पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, और हमारे पास जो ये T4 T3 MID थे और DIT थे, ये हमारे पास किसके अंदर फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर आ गए। अब जो फॉलिकुलर एपिथेलियल के सेल्स के अंदर आ जाएंगे तो अब 7th स्टेज में क्या होगी, इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी। मीन्स कि T4 T3 और हाइड्रोलाइज होंगे कहाँ से,
Tg से। अब यहाँ से देखो है ना, यहाँ पे देखो थायरोग्लोबिन के साथ सब अटैच है। सो यहाँ से T3 T4 हाइड्रोलाइज होंगे और MIT DIT भी हाइड्रोलाइज होंगे। यहाँ से लाइजोसोमल प्रोटीएज एंजाइम होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इनको फिर डिजनरेट कर देगा, इनके हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करवाएगा और T4 T3 यहाँ से सर्कुलेशन में चले जाएंगे। और हमारे पास जो MIT एंड DIT थे वो अब हमारे पास जाहिर से अब वो रिसाइकल होने के लिए दोबारा से वो क्या चले जाएंगे, इसी सर्कल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो मतलब MIT एंड DIT 8 स्टेप में हमारे पास जो ये MIT और DIT बचा था, अब ये MIT DIT के ऊपर डी आइडोनेज हमारे पास डाइनेज जो एंजाइम है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से आयोडीन जो है वो रिलीज़ हो रहा है और यही आयोडीन दोबारा से रिसाइकलिंग के लिए इसी साइकिल को दोबारा से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो टायरोसिन है इंटरसेल पूल के अंदर चला जाएगा और इसके अलावा जो टायरोसिन मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास न्यू Tg का थायरोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करने के लिए दोबारा से अपना रिसाइकलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सो बेसिकली ये 4 स्टेप्स थे, 8 स्टेप थे। इन 8 स्टेप्स में आप लोगों को क्या बताया गया, सिंपली आपको क्या बताया गया कि जब जो हमारे पास नंबर 1 स्टेप है उसके अंदर हमारे पास थायरोग्लोबिन था जिसके अंदर टायरोसिन अमाइनो एसिड से ये अपाइकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ ल्यूमेन में आ जाएगा। ल्यूमेन में आते हुए यहाँ से हमारे पास सोडियम जो हमारे पास था ब्लड के अंदर था, जो हमने डाइट से लिया था, वो सोडियम जो है वो हमारे पास सोडियम को ट्रांसपोर्टर आयोडीन जो था हमारी डाइट में था वो सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर पंप के थ्रू हमारे पास जो है वो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स में आ जाएगा। फिर इसके ऊपर पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स ऐड करेगा, पर ऑक्सीडेज एंजाइम ने इसके ऊपर एक्ट किया। देन हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही पर ऑक्सीडेज एंजाइम ने इसके ऊपर एक्ट किया, इसकी ये आयोडीन की मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। फिर ये आयोडीन का मॉलिक्यूल दोबारा से पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स की मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में MIT और DIT में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि दोबारा से पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स इनके पर एक्ट करेगा और कपलिंग का रिएक्शन करवाएगा। सो MIT DIT के साथ मिलके T3 बनाएगा और MIT DIT के साथ मिलके 2 DIT के मॉलिक्यूल मिलकर 2,4 बनाएंगे और रिमेनिंग जो हमारे पास जिनके साथ कपलिंग नहीं हो रही थी वो MIT और DIT वैसे ही थायरोग्लोबिन के साथ अटैच होंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे जो है वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये हमारे पास इनसाइड एपिथेलियल सेल्स ये सारा मॉलिक्यूल मूव करेगा। देन इसके ऊपर जो है देन सिंपल क्या होगा कि इसके ऊपर जो है वो हाइड्रोलेज एंजाइम्स जो हाइड्रोलेज प्रोटीज एंजाइम्स वो एक्ट करेंगे, हाइड्रोलाइजेशन होगी इनकी और हमारे पास T4 T3 यहाँ से सर्कुलेशन में चला जाएगा और MIT DIT जो हमारे पास लेफ्ट ओवर बचे थे उनके ऊपर डी आइडोडाइनेज एंजाइम्स एक्ट करेगा और उसमें से हमारे पास आयोडीन जो है वो एज अ दोबारा से रिसाइकल होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा इसी प्रोसेस के थ्रू, मीन्स की रिसाइक्लेशन हो जाएगी उसकी और टायरोसिन जो है वो हमारे पास थायरोग्लोबिन स्टार्ट कर देगा। सो ये हमारे पास जो था बेसिकली T4 T3 किस तरीके से सिंथेसाइज हो रहे थे वो पूरा प्रोसेस था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। आई होप अब ये प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। सो इन चार्ट्स के थ्रू ये हेल्प होती है कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए ये सारी चीज़ें इनकी सिंथेसिस याद हो जाती है, तो इस वजह से ये चार्ट जो है वो बहुत ईजी होते हैं और आप लोग ईजीली जो है इनको मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इन्हीं स्टेप को समराइज़ करती हूँ तो इन्हीं स्टेप्स की समरी हमारे पास क्या है, इन स्टेप की हमारे पास ये समरी है कि फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास सिंथेसिस होगी थायरोग्लोबिन की, ठीक है, थायरोग्लोबिन की सिंथेसिस हुई और उसके बाद वो हमारे पास एक्सट्रूशन हो गया इनटू दी फॉलिकुलर ल्यूमेन में। ये साइड क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस में इसकी सिंथेसिस होती है। एंजाइम्स में कोई एक्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद सोडियम एंड आयोडीन जो को ट्रांसपोर्टर पंप होता है वहाँ से जाहिर सी बात है वो बेसल मेम्ब्रेन में वो लगा होता है, वहाँ से हमारे पास एक्टिव मीन्स के एक्टिव जो है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे पास आयोडीन जो है वो इनसाइड द एपिथेलियल फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम्स कोई भी नहीं है। अच्छा, परकॉलरेट एंड थियोसाइनेट इसके जो हैं वो इनिबेटर्स हैं। अगर यहाँ पे इनिबेटर्स याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये तो डिस्कशन होगी थ्योरी में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि परकॉलरेट और थियोसाइनेट इसके इनिबेटर हैं जो इस स्टेप को इनिबेट करते हैं अगर ये स्टिमुलेट हो जाएँ तो। उसके बाद है ऑक्सीडेशन होगी आयोडीन की मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ये कहाँ पे होगी, अपाइकल ल्यूमेन मेम्ब्रेन के अंदर होगी, एंजाइम पर ऑक्सीडेज होगा। अच्छा, इनके लिए इस पर ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए मीन्स इस स्टेप को इनहिबिट करने के लिए हमारे पास जो इनहिबिटर होता है वो होता है प्रोपाइल थियोयूरेसिल। ये प्रोपाइल थियोयूरेसिल है, ठीक है, ये प्रोपाइल थियोयूरेसिल है, ठीक है। सेम ही एंजाइम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, सेम ही इनकी लोकेशन है, तो ऑब्वियसली इनका इनहिबिटर भी सेम है, ठीक है। सो फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या होगा, फोर्थ स्टेप में हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन होगी आइडो की इन MIT एंड DIT में, ठीक है। मोनो आइडो में होगी
ठीक है, मोनो आयोडोटायरोसिन में होगी एंड आयोडोटायरोसिन में होगी, ये भी अपाइकल मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद कपलिंग रिएक्शंस होंगे MIT एंड DIT। कपलिंग रिएक्शंस वही कि हमारे पास MIT एक MIT DIT के साथ मिलके T3 बनाएगा और 2 DIT के मॉलिक्यूल मिलके हमारे पास T4 बनाएंगे, ठीक है। सो इनटू T3 एंड T4 ये भी अपाइकल मेम्ब्रेन में होगा, इसके ऊपर पेरोक्सीडेज होगा और इनका PTU इनका वही सेम जो हमारे पास जो है वो इनका इनहिबिटर होगा। फिर उसके बाद 6th स्टेप में एंडोसाइटोसिस होगी TG की, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, ये भी अपाइकल मेम्ब्रेन में होगा। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोलाइजेशन का प्रोसेस होगा जिसमें हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होगी T4 एंड T3 की, और T4 एंड T3 इंटर करेंगे सर्कुलेशन में। एंजाइम लाइजोसोम होगा, ठीक है, और हमारे पास साइड जो है वो लाइजोसोम होगी क्योंकि लाइजोसोमल वेसिकल्स के अंदर ये होगा। एंजाइम जो है लाइजोसोम प्रोटीएज हमारे पास एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा। 8 स्टेप में डीआयोडीनेशन होगी ऑफ रेजिडुअल MIT एंड DIT। फिर उसके बाद रिसाइकलिंग होगी आयोडीन की एंड टायरोसिन की, ठीक है, ये इंट्रासेलुलर होगी और इसमें डी आयोडोडाइनेज हमारे पास एंजाइम होगा। सो ये पूरी ओवरऑल जो है वो इसकी हमारे पास इस साइकिल की। सो अगर आप इस साइकिल को अच्छे से याद कर लेते हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों को इजीली ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और जब भी आपसे T3 एंड T4 की सिंथेसिस का बायोकेम में पूछा या फिजियो में, तो आप इजीली इस चार्ट को भी बना सकते हैं, ठीक है, और इनको अपने वर्डिंग में भी लिख भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आप लोगों को इजीली इन 2 चार्ट्स की आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। सो ये आप इस चार्ट की भी स्क्रीनशॉट ले लें ईजिली और इस चार्ट की भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ गया हम इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं ताकि इजीली आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास T3 एंड T4 के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। ये T4 है एंड ये T3 है, ठीक है। इसमें आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, केमिकली बायोकेमिस्ट्री के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। बस यहाँ पे ये याद रखना कि ये देखो यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो आयोडीन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 आयोडीन है, ठीक है। तो ये इस वजह से दोनों डिफरेंस है आपस में। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वहाँ पे ये हमारे पास सिंथेसाइज होते हैं और वहीं से ये सिक्रीट होते हैं। दे हैव इफेक्ट्स ऑन वर्चुअली, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, ऑन वर्चुअली एवरी ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द थायराइड ग्लैंड वाज द फर्स्ट ऑफ द endocrine organ to be described by a deficiency disorder. In 1850, patients without thyroid glands were described as having a form of mental and growth retardation called cretinism. In 1891, such patients were treated by administering crude thyroid extract. Hormone replacement theory, disorder of thyroid deficiency and excesses are among the most common of the endocrinopathies. Disorder of the endocrine gland affecting 4 to 5% of the populations in the United States and even greater percentage of people in region of the world where there is iodine deficiency. So यहाँ पे वो क्या बता रहा है, यहाँ पे सिंपली वो बता रहा है कि हमारे पास देखो थायरोडीन जो होते हैं T3 एंड T, उनका मेटाबॉलिज्म में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड कैसे हमारे पास जो है वो डिस्कवर हुआ था, तो क्या हुआ था कि कहीं मीन्स के किस एरिया में जो है वो देखा गया था, ठीक है। 1850 में कुछ पेशेंट्स आए थे जिनमें देखा गया था कि वो थायराइड ग्लैंड के बगैर हैं, ठीक है, और उनके अंदर मेंटल एंड ग्रोथ रिटार्डेशन है जिसे हम लोग क्रेटिनिज्म की डिसऑर्डर कह रहे थे। अब क्या हुआ कि 1891 के अंदर उन पेशेंट्स को हार्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी के थ्रू उन्हें ट्रीट किया गया, ठीक है। तो फिर वहाँ से हमें डिस्कवर हुई कि थायराइड हार्मोन की कितनी जो है वो इम्पॉर्टेंस है और कैसे वो जो है वो मेटाबॉलिकली कितना इफेक्ट करता है बॉडी में, उसके कितने सारे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो है हमारे पास एंडोक्राइनोपैथी जो डिसऑर्डर एंडोक्राइन से रिलेटेड मीन्स के जो भी डिसऑर्डर थे थायराइड डेफिशिएंसी के, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन थे एंडोक्राइनोपैथीज़ में, ठीक है, जो कि एंडोक्राइन में मीन्स के बहुत ही ज़्यादा हाइपोथायराइडिज्म पढ़ेंगे, हाइपरथायराइडिज्म पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कि ये इतने कॉमन है कि 4 to 5% जो पॉपुलेशन होती है यूनाइटेड स्टेट में, और इवन कि इससे भी ज़्यादा ग्रेटर जो हमारे पास होती हैं पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट में, उनके अंदर ये डेफिशिएंसी पाई जाती है, आयोडीन की डेफिशिएंसी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि वेयर देयर इज़ आयोडीन की डेफिशिएंसी में जो भी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के एरिया में जहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पे इस ग्लैंड में जो है वो इस ग्लैंड से रिलेटेड एंडोक्राइन ऑर्गन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। अब मेन आ जाता है, इसमें से आप लोगों को कुछ भी याद नहीं करना था, अब जो आ जाता है मेन आ जाती है सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स की। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कैसे हुई, ठीक है। चार्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो अब आपको मुश्किल नहीं होगी इस चीज़ को समझने में। एक्चुअली जब आप उस चार्ट को कर लेते हैं ना, उसके बाद अगर इस थ्योरी को अपने पास जो
जो है वो लिख भी लेते हैं ना, तो आप इजीली जहाँ पे भी आपके पास T3 एंड T4 की सिंथेसिस आएगी आप लोग इजीली कर लेंगे। द ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से द टू एक्टिव थायराइड हार्मोन्स आर ट्राइआइडोथायरोनिन T3 and tetraiodothyronine or thyroxine T4. The structure of T3 and T4 different only by a single atom of the iodine as shown in figure 9.16. Although T3 is more active than T4, almost all hormonal output of the thyroid gland is T4. This problem of secreting the less active form is solved by the target tissue which convert T4 to T3. A third compound reverse T3 9.1 से हैज़ नो। अच्छा, यहाँ पे वो क्या बता रहा है, यहाँ पे सिंपल वो बता रहा है कि हमारे पास दो एक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड जो है वो सिंथेसाइज करता है, उनको सिक्रीट करता है। ठीक है, T3 एंड T4। T3 को ट्राइआइडोथायरोनिन कहते हैं और T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन कहते हैं। अच्छा, इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था कि T3 के अंदर सिर्फ हमें एक आयोडीन का मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा था, लाइक T4 के अंदर हमारे पास आयोडीन का एटम, T4 के अंदर हमारे पास 4 आयोडीन के एटम्स है, लेकिन T3 के अंदर हमारे पास 3 आयोडीन के एटम्स है। ठीक है, लेकिन जो है इसकी इन दोनों में से सबसे एक्टिव फॉर्म जो होती है वो T4 होती है, और T3 होती है। सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म T3 होती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है ना, वो ज़्यादा अमाउंट में T4 सिक्रीट करता है। याद रखिएगा कि जो हार्मोनल आउटपुट आता है, ये ग्लैंड हमारे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा T4 सिक्रीट करता है, उसे सिंथेसाइज करवाता है। लेकिन इसकी ज़्यादा एक्टिव फॉर्म जो है वो T3 होती है। सो क्योंकि अब T4 जो है इतना एक्टिव नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि जिन टिश्यूज़ पे, टारगेटेड टिश्यू पे T4 को जाके एक्ट करना होता है ना, वहाँ पे उन टिश्यूज़ के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो T4 को T3 में कन्वर्ट करके उससे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में जो है उसे ले आते हैं, और फिर वो जो भी उसके इफेक्ट्स हैं वो टिश्यूज़ पे होते हैं परफॉर्म। ओके, उसके बाद हमारे पास अब प्रॉपर जो सिंथेसाइजिंग है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हम लोग सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज बाय द फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, मीन्स के थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे पास थायराइड फॉलिकुलर सेल्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर हमारे पास थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। द फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन सर्कुलर फॉलिक्यूल्स 200 to 300 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अच्छा, इन सेल्स में क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास जो ये सेल्स हैं, ये सर्कुलर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जिनका डायमीटर 200 to 300 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अच्छा, ये सेल्स जो होते हैं इनके पास एक बेसल मेम्ब्रेन होती है, जो मैंने आप लोगों को शोर भी की थी, जो कि ब्लड की तरफ फेस कर रही होती है। एक अपाइकल मेम्ब्रेन होती है जो फॉलिकुलर ल्यूमेन की तरफ मूव करी है। आपको दिखाया था मैंने डायग्राम के अंदर, ये हमारे पास जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाया था। हम बार बार जब डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे पास क्या थी, अपाइकल मेम्ब्रेन थी, और ये हमारे पास बेसल मेम्ब्रेन थी, जो ब्लड की तरफ जिसका मुंह जो ब्लड की तरफ फेस है, मीन्स के फॉरवर्डेड है, और यहाँ पे ये हमारे पास जो फॉलिकुलर ल्यूमेन की तरफ आप लोगों को नजर आ रही है, ये हमारे पास अपाइकल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, सो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हमारे पास क्या होता है कि अब किस तरीके से यहाँ पे होगा कि ओके, उसके बाद है द सेल्स हैव अ बेसल मेम्ब्रेन फेसिंग द ब्लड एंड एन अपाइकल मेम्ब्रेन फेसिंग द फॉलिकल ल्यूमेन। द मटेरियल इन द ल्यूमेन ऑफ द फॉलिकल इज द कॉलाइड, और इनके अंदर जो मटेरियल होता है उसे हम लोग कॉइल्ड कहते हैं, विच इज कम्पोज ऑफ न्यूली सिंथेसाइज थायराइड हार्मोन्स अटैच दी थायरोग्लोबुलिन, जो कि हमारे पास किससे अटैच होता है, थायरोग्लोबुलिन से। मीन्स कि हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे उस कॉलाइड के अंदर हमारे पास जो फॉलिकल्स के ल्यूमेन और फॉलिकल्स के अंदर हमारे पास मटीरियल है, जैसे कॉलाइड कह रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है वो थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं और थायरोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, व्हेन द थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड, दिस कॉलाइड थायराइड ल्यूमेन इज एब्जॉर्ब इनटू द फॉलिकुलर सेल्स बाय एंडोसाइटोसिस। वही मैंने आप लोगों को जैसे हम लोगों ने सिंथेसिस में क्या किया था कि जब थायराइड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेटेड हो रहे थे, ठीक है, सो जो कॉलाइड थायराइड हार्मोन थे वो एब्जॉर्ब किस में हो रहे थे, फॉलिकुलर सेल्स में, बाय एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हमारे पास ये ल्यूमन था। ठीक है, इस ल्यूमन के अंदर जैसे ही हमारे पास T3 एंड T4 सिंथेसाइज हो गए थे, तो जैसे ही हमारे पास थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट होता है, थायराइड ग्लैंड जैसे ही हमारे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशंस होती है। अब वो किस तरीके से होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग जब करेंगे, ऑब्वियसली इसके फंक्शंस रेगुलेशन करेंगे तो उसमें आ जाएगी। अब ये स्टिमुलेटेड हुआ तो ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ से ये ब्लड में मूव करता है। तो ये चीज़ आपको समझा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था, ओके, अच्छा, ये अब हमारे पास थायराइड फॉलिक, अच्छा, ये डायग्राम आपको मैंने दिखा दी थी कि T3 ये है और T4 ये है। याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना डिफरेंस याद हो कि ये T3 जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होती है इसकी। थायराइड हार्मोन्स में जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनमें T3 बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू T4, लेकिन
ज़्यादा क्वांटिटी में ये होता है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आउटपुट मीन्स के हार्मोन सबसे ज़्यादा T4 सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमारे पास वो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ठीक है, जिनका डायमीटर हमारे पास 200 माइक्रोमीटर टू 300 माइक्रोमीटर होता है। ये हमारे पास फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉलिकुलर लेमन है, ये हमारे पास अपाइकल मेम्ब्रेन, अंदर वाली अपाइकल मेम्ब्रेन होगी और बाहर वाली जो है हमारे पास कौन सी, बेसल मेम्ब्रेन होगी, ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स किस तरीके से। द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ मोस्ट हार्मोन्स। जो सिंथेसिस है थायराइड हार्मोन की वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है देन ऑफ मोस्ट हार्मोन्स में, ठीक है। किस तरीके से, मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया था, अब तो मैंने आप लोगों के लिए ईजी कर दिया, तो अब जो है वो इतना इशू नहीं है। अब चलते हैं इसके देयर आर 3 अनयूजुअल फीचर ऑफ सिंथेसिक प्रोसेस। इसके 3 एंगुलर फीचर्स हैं, ठीक है, सिंथेसिक प्रोसेस के। पहला क्या है, द थायराइड हार्मोन्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन विच मस्ट बी एडिक्वेटली सप्लाइड इन द डाइट। फर्स्ट ये कि थायराइड हार्मोन में जो है वो आयोडीन की लार्ज क्वांटिटी पाई जाती है, सो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी डाइट के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में हमारे पास क्या हो, थायराइड जो है आयोडीन हो। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इज पार्शली इंट्रासेलुलर एंड पार्शली एक्स्ट्रासेलुलर with the complete hormones stored extracellularly in the follicular lumen until the thyroid gland is stimulated to secrete। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है कि थायराइड हार्मोन जो है वो उसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो पार्शली इंट्रासेलुलर सिंथेसाइज होता है और पार्शली एक्स्ट्रासेलुलर सिंथेसाइज होता है। फिर उसके बाद जब कंप्लीट हार्मोन जो है वो स्टोर कहाँ पे होता है, वो एक्स्ट्रासेलुलर इन दी फॉलिकुलर ल्यूमेन के अंदर। आपने देखा कि वहाँ पे वो जो है वो स्टोर होता है फॉलिकुलर ल्यूमेन के अंदर। जैसे ही हमारे पास T3 T4 सिंथेसाइज हो रहे तो वो फॉलिकुलर ल्यूमेन के अंदर ही स्टोर हो रहे थे अंटिल द थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड, अंटिल जब तक कि थायराइड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेटेड ना हो उसको सिक्रीट करने के लिए। As noted, although T4 is the major secretory product of thyroid gland, it is not most active form of the hormone, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि आप लोगों ने लिखा कि ये बात पहले भी बता दी गई है, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि सिक्रीटरी जो हार्मोन है जो लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास यहाँ से रिलीज होता है, वो मत होता तो वो हमारे पास T4 है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा एक्टिव फॉर्म क्या है, हमारे पास T3 है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी T3 एंड T4 से रिलेटेड। अच्छा, ये 3 जो स्टेप्स हैं ना, कोई भी आपसे पूछे कि 3 अनयूजुअल फीचर्स क्या हैं कि हमारे पास जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में, तो ये 3 यूजुअल स्टेप्स आप एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहला यही कि थायराइड हार्मोन के लिए हमें आयोडीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि हमारी डाइट में आयोडीन जो है वो उसके अमाउंट इतनी हो कि वो ईजिली हम लोग जो है वो थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज हो गए। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होती है वो पार्शली एक्स्ट्रासेलुलर होती है और पार्शली इंट्रासेलुलर होती है, लेकिन जो है वो जब बन जाता है तो वो स्टोर किस में हो जाता है, फॉलिकुलर ल्यूमेन के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। फिर जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेटेड होता है तो फिर वहाँ से हमें थायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। फोर्थ आपको वही बताया कि T4 जो होता है वो मेजर सिक्रेटरी प्रोडक्ट है इस ग्लैंड का, लेकिन इसकी मोस्ट एक्टिव फॉर्म जो है वो हमारे पास कौन सी है, T3 है, ठीक है। सो ये 3 स्टेप थे। अब इसके बाद ये मेन जो है वो 8 स्टेप्स को डिस्क्राइब किया गया एक एक करके, जिससे आप लोगों को वो थायराइड हार्मोन की पूरी सिंथेसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो अब ये स्टेप हैं जिन्हें आप लिख भी सकते हैं, जो मैं आपको समझा भी चुकी हूँ।